राष्ट्रीय आय, देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय में कई क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां और राष्ट्रीय आय लेखांकन, 4 क्वेश्चन हो गए और चारों क्वेश्चन में एक साथ पढ़ा दूंगा। तो उसमें राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय आय को शॉर्टकट में NI लिखते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम। इसको शॉर्ट में NI, ठीक है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की, फर्स्ट ईयर वाले शांति से सुनो, आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ना है, लेकिन तब के लिए तैयारी नहीं करना तो इन लोगों को करने दो, ठीक है। जो कुछ भी करना इशारे में बात करो, नहीं तो शांत रहो। राष्ट्रीय आय, पहले तो ये सुन लो, एक वर्ष होता है, एक देश होता है और उस देश की जो इनकम होती है, 3 टर्म है। क्या क्या याद रखना है, एक वर्ष, एक देश और वहाँ की जितनी इनकम। तो अब इन तीनों को मिला दें तो किसी देश की एक वर्ष की जो भी आय होती है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। एक वर्ष, अब एक वर्ष कहीं कहीं पे हमारा कहीं कोई देश 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रखते हैं, कोई, सबका अपना वर्ष अलग है, ठीक है। तो भारत का वित्तीय वर्ष कितना है, किसी को पता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, वेरी गुड। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अभी हमारा आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है? 14 मार्च। 31 मार्च को हमारा वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है और उसके जस्ट शुरू हो जाएगा पहली तारीख से, ठीक है। तो 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष होता है। और दूसरी बात यह है कि एक देश भारत है ना। और तीसरी बात क्या है, जितनी इनकम होती है एक वर्ष में, किसी देश की जितनी इनकम होती है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। तो वो जो आय होती है वो कहाँ से होती है? 4 क्षेत्र होते हैं। एक कौन कौन से? देखो, 4 उत्पादन के साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। इन 4 तरीकों से इनकम होती है। भूमि को क्या मिलता है? लगान। पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज। और श्रम को क्या मिलता है? मजदूरी या वेतन। और साहस को क्या मिलता है? लाभ या हानि। यही चारों जो है इनकम के स्रोत हैं। इन्हीं चारों से आय होती है और यही चारों मिलकर के राष्ट्रीय आय बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया, एक वर्ष में किसी देश की या एक देश की जो भी आय होती है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आ गया? चलें आगे। अब देखो, ये परिभाषा जो है कई अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से दिया, कोई एक परिभाषा आज तक मान्य नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्शल ने क्या परिभाषा दिया इसकी। किसने दिया? मार्शल ने इसकी परिभाषा दिया। और मार्शल ने कहा, एक देश में उस देश के संसाधनों पर क्रिया करते हुए जो भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। अभी हमने क्या कहा? भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, इन 4 तरीकों से आय होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं जबरदस्ती सेकंड ईयर, देखो मैं केवल इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को किसी न किसी रूप में हर बार पूछा गया, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि एक देश में किसी वित्तीय वर्ष में
जितनी भी आय सभी स्रोतों से मिला करके जितनी भी आय होती है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। और ये चारों जो स्रोत होते हैं वही भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, ये 4 तरीके से आते हैं। लेकिन जो मार्शल ने कहा, मार्शल ने क्या कहा, किसी भी देश के संसाधनों पर क्रिया करते हुए जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उन सब को जोड़ लिया जाए तो उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब वस्तुएं क्या हैं? तुम लोग शांत रहोगे कि नहीं रहोगे? वस्तुएं क्या हैं? जैसे मान लो गेहूँ है, चावल है और मेज, टेबल, जो कुछ भी बन रहा है, मशीनरी है या जितना भी सामान एक देश में बन रहा है, ठीक है, उन सब को जोड़ लिया जाए प्लस सेवाएं। सेवाएं कौन कौन सी हैं? सेवाएं जैसे होटल है, टीचिंग है और ट्रेन है, बस है, ये सब क्या है? सेवाएं देते हैं, है ना। हम सेवा दे रहे हैं। ट्रेन आपको सेवा देती है, बदले में उससे पैसा लेती है, किराया लेती है ना। बसें भी आपको सेवा देती हैं, बदले में किराया लेते हैं। होटल वाले भी सेवा देते हैं, सेवा देते हैं ना, सर्व करते हैं और उसके बदले में आप पे करते हैं। वकील भी आपकी सेवा करता है, बदले में पे करते हैं। ये सब क्या है? सेवाएं। तो मार्शल का कहना है कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में ये जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उन सब को जोड़ लिया जाए तो राष्ट्रीय आय निकल आएगी। अब आ गया समझ में? अब बात यह है कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उन सब को जोड़ लिया जाए, लेकिन वस्तुएं और सेवाएं आपस में जोड़ कैसे सकते हैं? जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। कैसे? जैसे अगर हम ये चाहें 2 लीटर पानी प्लस 3 लीटर पानी, ये तो हम जोड़ सकते हैं, है ना। हो गया हमारा जोड़ करके 5 लीटर पानी। लीटर में है तब तो जोड़ लिया। लेकिन अब बात ये हो गई कि 2 लीटर पानी हो गया प्लस 3 किलो प्याज हो गई, तो अब इसको प्याज जोड़ के हम क्या लिखें? 3 2 5। अब 5 क्या लिखें? प्याज लिखें कि पानी लिखें? अलग अलग नहीं जोड़ पाएंगे। तो यही समस्या आ गई। मतलब अभी हम जो परिभाषा पढ़ रहे हैं कि मार्शल ने कहा कि किसी भी देश की जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उन सब को जोड़ लिया जाए तो राष्ट्रीय आय पता चल जाएगी। अच्छा, अभी थोड़ा सा इससे पहले चले, ये जो हम बात कर रहे हैं इससे पहले थोड़ी सी और उस पर अध्ययन कर ले कि मार्शल ने जो कहा उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। मार्शल ने कहा कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं सबको जोड़ लिया जाए, तो सबको जोड़ लिया जाए। वहाँ पर भी उन्होंने कहा 1 वर्ष, 1 वित्तीय वर्ष। तो 1 वित्तीय वर्ष किसी एक देश की बात उन्होंने नहीं किया, 1 वित्तीय वर्ष की बात किया। तो 1 वित्तीय वर्ष जिस देश का जितना हो उसके अंदर वो जोड़े, है ना। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो विदेशों से प्राप्त इनकम है उसको भी जोड़ना चाहिए, विदेशों से जो प्राप्त इनकम है वो भी जोड़ ली जानी चाहिए। तो विदेशों से प्राप्त जो इनकम है उसमें क्या है? हम अपने यहाँ कुछ वस्तुएं मंगाते हैं, खरीदते हैं और कुछ वस्तुएं बेचते हैं, और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ के कुछ लोग विदेशों में काम करते हैं तो हमें पैसा भेजते हैं, और कुछ विदेशों के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और वो हमारे यहाँ का पैसा अपने देश में भेजते हैं, है ना। तो देखो, एक तो आयात और निर्यात, हम कुल मिला के ये सब जोड़ लेते हैं, आयात और निर्यात, ठीक है। तो जो निर्यात करते हैं हम, अगर हम कोई सामान अपना दूसरे देश को बेचते हैं तो उसको हम निर्यात करते हैं, और वो निर्यात जब करते हैं तो वहाँ का पैसा हमारे पास आता है, और वहाँ का पैसा हमें जो मिलता है तो वो समझ लो कि हमारे लिए अच्छा है, उससे हम और मजबूत होते हैं। और अगर हम वहाँ का सामान यानी दूसरे देशों का सामान अपने यहाँ खरीदते हैं तो हम अपना पैसा वहाँ भेज देते हैं और अपना पैसा उनको देते हैं,
तो इसका मतलब है हम थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें निर्यात ज़्यादा करना चाहिए, आयात कम करना चाहिए। ठीक है, तो सभी वस्तुओं और सेवाएं प्लस इसको हम लोग बोलते हैं x माइनस एम। x का मतलब है एक्सपोर्ट और m का मतलब है इंपोर्ट। यानी एक्सपोर्ट मतलब हम भेज रहे हैं और इंपोर्ट का मतलब कि हम मंगा रहे हैं। तो जो हम भेजते हैं हमेशा ज़्यादा भेजते हैं, ऐसा मानते हैं, ज़्यादा हो ना हो, लेकिन हम मानते हैं कि जो हम यहाँ से बेचते हैं दूसरे देशों को ज़्यादा बेचते हैं, और जो दूसरे देशों से खरीदते हैं वो कम खरीदते हैं। मतलब हमेशा हम लाभ में रखते हैं, इसीलिए हम उसको x माइनस एम लिखते हैं। तो मार्शल कह रहे हैं कि जो विदेशों से प्राप्त इनकम है उसको भी जोड़ लेनी चाहिए। ये समझ में आई बात? ये सब याद हो ना हो, लेकिन इतना तो याद रहेगा जो विदेशों से इनकम हो रही है उसको जोड़ लेना चाहिए, जोड़ना चाहिए, तभी तो राष्ट्रीय आय का पता चलेगा। ठीक है ना? चलो अब आगे चलें। हमें पता चल गया मार्शल की दो बातें याद रखनी। एक तो वित्तीय वर्ष की बात की उन्होंने, एक वित्तीय वर्ष होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि विदेशों से इनकम को जोड़ लेनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। तीसरी, अब इनकी थोड़ी सी कमियां देख लेते हैं। मार्शल के इसमें कमी क्या थी, समस्याएं क्या थी, आपको ऐसे लिखना है। इसके क्या निष्कर्ष थे, क्या कमियां? कमियां ये है कि पहली बात तो जो इस तरह की समस्याएं हैं उनको हम सॉल्व करें। यानी एक किलो में है, एक लीटर में है और एक गिनती में है, काउंटिंग में है। जैसे जो होटल की सेवा हुई उसको तो हम पैसों में जोड़ेंगे कि हमने 2 रुपये की सेवा ली, 200 रुपये की सेवा ली, 200 रुपये, और हमने ट्रेन का किराया 200 दिया, वो तो हम रुपये में जोड़ लेंगे। लेकिन अब 200 रुपया प्लस 3 लीटर पानी प्लस 5 क्विंटल गेहूँ एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ पाएंगे ना। तो ये जो है उनके लिए समस्या थी, यानी हम इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर पाएंगे। फिर एक और समस्या थी कि ये जो हम गेहूँ उत्पादित कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो हम गेहूँ उत्पादित कर रहे हैं वो गेहूँ हमने एक बार जब उत्पादन किया तब जोड़ लिया गया। जो हम मान लेते हैं 10 क्विंटल उत्पादित किए, 5 क्विंटल मार्केट में भेज दिए, 5 क्विंटल की गणना हुई, 5 क्विंटल हमने अपने खाने के लिए रख लिया, उसकी गणना नहीं हुई। दूसरी बात, जो 5 क्विंटल मार्केट में भेजा वो 5 क्विंटल का आटा बन गया। एक बार मार्केट में पहुंचा तो गेहूं की काउंटिंग हुई, फिर आटा बन गया, दूसरी बार गणना हुई, उस आटे से रोटी बन गई, तीसरी बार गणना हो गई। और अगर मान लो वो ब्रेड बनती है, ब्रेड के बाद ब्रेड पकौड़ा बनता है, तो चौथी बार गणना हो गई। यानी एक ही उत्पादन को कई बार जोड़ा गया, तो ये भी समस्या थी। यानी इसको हम कहते हैं दोहरी गणना की समस्या। ठीक है, तो ये दो समस्याएं हो गई। एक तो हम उसको सबको एक साथ जोड़ नहीं सकते, दूसरी ये है कि दोहरी गणना की समस्या हो गई। फिर इसके बाद जब ये समस्याएं थी तो प्रोफेसर पीगू आए। कौन आए? पीगू ने कहा कि जो ये समस्या जो मार्शल की है, इस समस्या को इस तरह से दूर कर सकते हैं कि जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, जो भी किसी भी देश में जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, उन वस्तुओं की कीमतों को जोड़ लिया जाए। क्या कहा? कीमतों को जोड़ लिया जाए। उससे पहले क्या कहा था? वस्तुएं और सेवाओं को जोड़ा जाए। यहाँ पे उनकी कीमतें जोड़ ली जाए, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 2 लीटर पानी प्लस 3 किलो प्याज। अब इसको हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर इसका पानी हम 20 रुपये लिख लें और प्याज का 50 रुपये लिख लें, तो अब हम 70 रुपये जोड़ तो सकते हैं ना। अब हम जोड़ लेंगे ना, यानी यहाँ पे गणना की समस्या नहीं है।
जोड़ लिए तो क्या कहा मार्शल पीगू ने कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उन वस्तुओं की कीमतों को आपस में जोड़ लिया जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। जितनी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उनकी कीमतें लगा लें और जो सेवाएं हो रही हैं वो तो कीमतों में है ही, वो तो रुपयों में है ही, उनको जोड़ लिया जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और इन्होंने भी कहा जो विदेशों से प्राप्त आय है उसको जोड़ लिया जाए। नाम क्या आपका? संजय। बहुत मज़ा आ रहा है और अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके सिवा कुछ मज़ा आ रहा है तो आपको भी खतरा है। हमारे लिए पेपर आपको देना और पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर अच्छे हैं वो बड़ी बात है। पास तो यहाँ पर कोई हो जाता है क्योंकि पेज के नंबर दिए जाते हैं। तो जो ये समस्या मार्शल की थी वो समस्या खत्म हो गई। लेकिन और इनकी जो एक और बड़ी बात इन्होंने कहा, अपने परिभाषा में जोड़ा, उन्होंने कहा राष्ट्रीय आय में केवल जो स्वयं का काम है, जो स्वयं का कार्य किया गया है उसको जोड़ा जाना चाहिए और स्वयं वाले को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी जिसकी आपको अलग से इनकम ना मिले उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई टीचर अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर वही टीचर दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएगी। और राष्ट्रीय आय में बच्चे को पढ़ाना शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि उसको कोई अलग से इनकम नहीं ली जा रही, उसको अलग से उसकी कोई फीस नहीं ली जा रही है। यानी अगर हम फ्री में काम कर रहे हैं तो फ्री में जो भी काम कर रहे हैं वो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। ये देख, इसको जो है बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो मैंने बताया पीगू की कि अगर वो बिना किसी पैसे के यानी निःशुल्क काम कर रहे हैं तो वो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा और शुल्क लेकर के चाहे वो 1 रुपया ही लेके कर रहे हों तो वो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। ठीक है। और अब पीगू की भी यही प्रॉब्लम्स थी, जो मार्शल की थी वही पीगू की थी। जो दोहरी गणना की समस्या है वो दोहरी गणना की समस्या हमेशा बनी रही। दोहरी गणना की समस्या जो यहाँ थी वो वहाँ भी थी। और पीगू की यह भी कि जो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं मेहनत तो लग रही है उसमें, वो भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ रहे हैं, तो एक तरह से ये भी उनकी कमी है। ठीक है, जितना उन्होंने सुधार किया उतना ही उसमें भी कमियां थी। अब चलो ये दोनों क्या थी? उत्पादन के लेवल पर थी, यानी दोनों ही परिभाषाएं जो हैं वो उत्पादन के स्तर की बात कर रहे हैं। समझ में आया है? उत्पादन के स्तर की बातें कैसे कर रहे हैं? ये दोनों लोग कह रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, उत्पादित यानी उत्पादन पर आधारित है। अब तीसरी बात यह है जो पीगू के बाद आए हैं फिशर। पीगू के बाद फिशर आए, फिशर की परिभाषा है और फिशर जो है वो लेके आए उपभोग को, उत्पादन आधारित। और जो फिशर हैं वो उपभोग आधारित लेके आए। उपभोग आधारित परिभाषा, उपभोग आधारित परिभाषा, उपभोग आधारित परिभाषा इस तरह की परिभाषा कि जो फिशर ने देखा कि जो भी उत्पादन की बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं फंस रहा है, यानी दोहरी गणना की समस्या बन रही है सबके साथ। तो इन्होंने कहा कि उत्पादन को हटा ही दिया जाए, उपभोग को दिया जाए। तो उपभोग को इन्होंने कहा कि एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उपभोग किया जाए केवल उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए। उपभोग का मतलब है यूज़ किया जाए। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, मकान में रहते हैं या इसके अलावा और भी जो क्रियाएं करते हैं वो सारा हमारा यूज़ है, यानी हम पैसा उसके लिए खर्च करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? उपभोग है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एक वर्ष में
हम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं केवल उसको ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाना चाहिए। बाकी क्या है, उत्पादन में वृद्धि, बाकी को उत्पादन में वृद्धि है। उत्पादन में वृद्धि तो है, लेकिन जोड़े केवल उपभोग को। अब ये कैसे पता चले, तो इसको एक एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया कि मान लो एक रेनकोट है। रेनकोट समझते, कोई भी कोट मान, रेनकोट का मतलब बारिश वाला, जो बारिश में भीगने से बचने के लिए बना। एक कोट है, वकील वाला कोट मान लो, जानते सब लोग, हाँ, ओवरकोट। एक ओवरकोट है और हम उसकी संभावना लगा रहे हैं 5 वर्ष। कितना साल, वो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है या जो जितना वो चलेगा, जितना दिन वो नहीं फटेगा, हम मान लेते हैं 5 साल। 5 साल तक वो हम उसको पहनेंगे। और उसको बनवाने में लगा था 5,000, उस ओवरकोट को बनवाने में 5,000 लगा था। अब अगर हम इस 5 साल जो पहनना है और 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000। 1 वर्ष का 1,000 आ जाएगा, है ना। तो जो 1 वर्ष में जो राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, जो पहले साल राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, वो कितना जोड़ेंगे, 1,000। और बाकी जो 4,000 है वो उत्पादन में वृद्धि है, उसको अगले साल यानी 5 साल में पूरा करेंगे। ठीक है। तो जो जितना वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग 1 साल में किया जाएगा, केवल उतना ही राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, अन्य को हम उत्पादन में वृद्धि मानते हैं। ठीक है, समझ में आया। जो जितना उपभोग करेंगे उतना को ही राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। इस एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया सबको। ये ओवरकोट, रेनकोट जो भी है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है। अगर आपको परिभाषा नहीं आ रही है तो एग्जाम्पल लिख देना, सब सही हो जाएगा। ठीक है। तो अब इनकी भी समस्याएं थी, इनकी भी प्रॉब्लम्स थी। ऐसा नहीं है कि ये परिभाषा बिल्कुल सब मान्य हो गई। ये भी परिभाषा कुछ समय देते हो, परिभाषाएं कुछ समय तक चलती हैं, उसके बाद समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती हैं, फेल हो जाती है। तो ये भी परिभाषा फेल हुई। और फेल किस कारण से हुई? इस कारण से हुई कि मान लो हमने 5 साल का अनुमान लगाया और कोट 5 साल न चल, 4 साल में ही फट गया, गायब हो गया, प्रेस में जल गया, और या कुछ और रीज़न हो गया, तब फिर 4,000 तो गए। 4,000 राष्ट्रीय में फिर कब जोड़े गए ना। तो ये समस्या थी। और सबसे बड़ी यही समस्या थी, दोहरी गणना से तो बच गए। अब दोहरी गणना नहीं हो सकती थी। दोहरी गणना जो भी होती थी, यहाँ पे हम उपभोग को ही लेंगे तो उत्पादन की संभावना ही खत्म, तो दोहरी गणना ही खत्म। लेकिन यही समस्या आ गई कि जितना हम अनुमान लगा रहे हैं उतना अनुमान हमारा गलत हो गया, तब क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय तो हमारी हमेशा की गलत हो गई, पहले की भी गलत हो गई, जो आगे आएगी वो भी गलत हो गई। ठीक है। तो ये सब समस्याएं थी। यानी आपको ये 3 परिभाषाएं याद रखनी है और इन 3 परिभाषाओं के आधार पे आपका एक क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय आय अगर ये इतना देते हैं तो 2 नंबर में देंगे, और अगर इसके बाद भी आपसे अवधारणाएं भी पूछते हैं तो अवधारणाएं मिला करके आपसे जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय वही आय है जो एक देश में एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादित होती है। ठीक है, समझ में आ गया? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।